हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। तो आइए देखते हैं आज का सीरीज और इसमें हम ख़त्म करने वाले हैं दृष्टि आई का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहां से यूपी पीसीएस और बहुत सारे एग्जामों में जैसे आरओ एआरओ इन सारे एग्जामों में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम 20 क्वेश्चन मान के चलिए। इस सेशन को आप ध्यान से देखते हैं तो आपके यूपी पीसीएस के क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या देखेंगे। देश की जो राजनीतिक है, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं और विभिन्न मंत्रालयों से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन सा नियम कानून निर्धारित करता है। उसके बाद से क्या शर्तें हैं, शर्तों में उलटफेर करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जो शर्तें तैयार करता है वह है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट आर्डर 1968। मतलब चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 निर्धारित करता है शर्त कि ये शर्तें अगर आप पूरा करते हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आम आदमी पार्टी ने इसमें से कौन सी शर्त पूरा की है आप बताइएगा। हम बताते हैं कि कौन सी शर्त अगर कोई भी पार्टी पूरा करती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखिए। तो देखिए, अगर कोई भी पार्टी चार राज्यों में से, ठीक है, अगर कोई चुनाव हुआ है, आम चुनाव, चाहे वो लोकसभा चाहे विधानसभा का, उसमें जितने भी वोट पड़े हैं उसमें टोटल वोट का अगर वो 6% वैलिड वोट प्राप्त करता है, उसके बाद ये सीटें कहाँ पे, न्यूनतम 4 सीटें अगर उसने लोकसभा में भी अपनी हथिया ली तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसने योग्यता पूरी कर ली। उसके बाद अगर ये भी नहीं उससे हो पाया, दूसरे तरीके हैं। अगर लोकसभा में जैसे आम चुनाव हुआ है तो उसके दल ने टोटल जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसमें 2% सीटें जीत लिया, और वो भी सिर्फ एक ही स्टेट से नहीं, उसको 3 स्टेट से, ठीक है, उतनी सीटें यानी कि 2% सीटों पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, यानी तीनों स्टेट में उसके जितने भी प्रतिनिधित्व होंगे, खड़ा होंगे, तीनों मिला के लोकसभा में टोटल सीटों का 2% अगर सीट जीत लेते हैं तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या है उसे आप देखिए ध्यान से। अगर उस पार्टी को 4 राज्यों में, ठीक है, या उससे अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी का अगर दर्जा प्राप्त हो जाता है तो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपने देख लिया, और इसको एक बारी क्विकली आप और देख लीजिए। जस्ट वेट, देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। 4 राज्यों में, ठीक है, कितनी, 6% वैलिड वोट टोटल, टोटल का 4 सीटें लोकसभा में। उसके बाद 2% वोट कहाँ पे, लोकसभा में, कितने राज्यों से, 3 राज्यों से। उसके बाद क्या है, 4 राज्यों में उसको स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त। यही तीनों कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 10 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, जो AITMC है, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इनको नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त था लेकिन इसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और अभी अगर वर्तमान में बात करें कितने अगर राष्ट्रीय दल हैं तो टोटल 6 हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं कि अभी कितनी हैं, 6 नेशनल पार्टी हैं। ओके, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखा गया, ठीक है, तो उसमें समीक्षा के द्वारा ये पता चलता है कि 12.92% इन्होंने कुल जो भी वैलिड वहाँ पे वोट पड़ा था उसका इन्होंने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। डाटा तोड़ मरोड़ के 12.92%, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में, टोटल वैलिड वोटों का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जस्ट वेट, देखिए उतना वोट, जैसे उतना वैलिड वोट प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, जो आम आदमी पार्टी है उसको नेशनल पार्टी का, सॉरी, स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं कि राज्य स्तरीय पे उसको क्या हो गया, गुजरात में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में, गोवा में और कहाँ पे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी ऑफ दिल्ली में पहले से ही क्या था, उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था। और गुजरात में भी उसने कितने प्रतिशत, 12.92% का जो वैलिड वोट प्राप्त करके गुजरात में भी अपना स्थान बना लिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बना, मतलब बन सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और किन किन राज्यों में। तो 4 राज्यों में। 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, पंजाब, गोवा और नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसी में आगे एक लाइन देखिए क्या है। इस प्रकार ये सारी बातें वही हैं और ये सारी आवंटन वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें, ये सारी बातें तो हमने कर ली। यहाँ पे अगर बात करें, ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह जो आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 है, उसका जो नियम कानून है, उसकी जो शर्तें हैं, उसको ये पूरा करता है, ठीक है। वही बातें लिखी गई हैं। तो हम सिर्फ टाइम बचाते हुए इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, झाड़ू क्या है इनका? चुनाव चिन्ह है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, ठीक है। तो इनका चुनाव चिन्ह है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे झाड़ू, ठीक है। या तो फिर एग्जाम में ये भी दे सकता है ना कि ऐसे पार्टी दे दे और सिंबल दे दे, ठीक है। तो कमल का फूल तो नहीं देगा और कांग्रेस वाला सिंबल तो मुश्किल है। तो कुछ लोकल पार्टी जो स्टेट लेवल की पार्टी है उनका दे सकता है, ठीक है। जो न्यूज में रही है, जैसे आपकी नेशनल कैपिटल पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी रही है, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही है। और एक पार्टी और भी थी, कौन? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस करके एक पार्टी है, जिसको नेशनल पार्टी से अब हटा दिया गया है, एआईटीएमसी जिसको बोलते हैं। और सीपीआई को भी हटा दिया गया है। और एक पार्टी अभी मैंने बताया, उसको आप बताएंगे कि किसको हटाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय दलों का जो वर्तमान संख्या है वो 6 है। इसमें कौन कौन से हैं वो पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका सिंबल हाथ का पंजा। बीजेपी है, इसका सिंबल है कमल का फूल, लोटस जिसको बोलते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुजन समाज पार्टी को कौन सा सिंबल मिला हुआ है? बताइए, बीएसपी को क्या है? हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है। उसके बाद यहाँ पे जो मार्क्सवादी पार्टी है, एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको तो हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्सिज्म ऐड हुआ है इसको अभी नहीं हटाया गया। उसके बाद नेशनल पीपल्स पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी। अभी टोटल कितनी हो गई हैं? 6, ठीक है। तो याद रखिएगा। और नेशनल पीपल्स पार्टी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से रिलेटेड है। आप बताइए किस प्रदेश में इसका गठन हुआ है स्पेशली, और किसने गठन किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। और जानते हैं ये है क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कहीं ना कहीं समाज से रिलेटेड टॉपिक है। तो सामाजिक घटना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं क्विक मैप में। देखिए, ये पहली बात तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसको याद रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर है, मतलब सेंट्रल सेक्टर का क्या मतलब है, इसमें जो भी फंड वगैरह देगा वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको हम सेंटर प्रायोजित भी बोल सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब इसमें क्या है, अगर हमने देखा बजट भाषण में 2022-23 का जो मतलब बजट भाषण था, उसमें इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या घोषणा की गई है कि जो भी छिटपुट जनसंख्या वाले मतलब गांव हैं, अगर हम बात करें किन राज्यों का, तो स्पेशली इसमें आते हैं हिमाचल प्रदेश,
उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और एक आता है कौन, लद्दाख। तो ये जो चार आपको, लद्दाख तो यूटी हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो छिटपुट जैसे ये जो अपना बॉर्डर एरिया है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया आपका उत्तराखंड, ये हो गया सिक्किम, उसके बाद ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये वाली एरिया। उसके बाद हम बात करें ये वाली एरिया, और यहाँ पे जो आपका लद्दाख वाली एरिया है। और उसके बाद अगर हम किसकी बात करें, हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये वाली एरिया। तो यहाँ पे जो इस साइड में जो छिटपुट गांव है, ठीक है, यहाँ पे जो नादन, यहाँ पे नादन एरिया में, ठीक है, इसका जो उत्तरी सीमा है, वहाँ पे जो छिटपुट गांव है, उन लोगों को एक व्यवस्थित ढंग से इनको आच्छादित करने के लिए ये स्कीम आई है। और इनको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोड कनेक्टिविटी से लिंक करना, इनको एक मतलब कनेक्टिंग लिंक में जोड़ना, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, ठीक है। अब उद्देश्य हमने जान लिया किन किन स्टेट में हो रहा है ये भी जान लिया, किस कौन सा है, ये सेंटर प्रायोजित है, सेंटर सेक्टर्ड स्कीम है, ये भी हमने जान लिया, उद्देश्य भी हमने जान लिया, ठीक है। अब कुछ फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए प्रिसाइजली इसके फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए स्मृति तथ्य में आपको कुछ देखने को मिल रहा है। 10 अप्रैल 2023 को जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने क्या किया था, इस योजना को, वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है, इसको लॉन्च किया था। और सबसे पहले यहाँ पे जो किबुतु गांव है, जो एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछेगा कि जो भारत का सबसे, अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबुती में है, ठीक है, किबितु। तो किबुती इसने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये स्कीम इसी गांव से स्टार्ट किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश का विलेज है किबितु, वहीं से ये योजना सबसे पहले स्टार्ट हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसको किस डेट को मंजूरी प्राप्त हुई, तो देखिए 15 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इनकी अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंडल की गठन हुई थी और उसने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जैसे पहले ही बात किया था, केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें स्टेट का कोई फंडिंग वगैरह नहीं जाएगा, सिर्फ सेंटर सेक्टर स्कीम है। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो ये 2022-23 से 2025-26 तक क्या होगी, इसमें सहायता प्रदान की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और इस अवधि के लिए जो वित्तीय आवंटन है टोटल, वो 4800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी और याद रखनी थी। उसके बाद अगर बात करें, जो हमने स्टेट और यूटी की बात की थी, तो नीचे देखिए, अच्छा एक ही आपने छोड़ दिया था, है ना, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को हमने छोड़ दिया था, उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश लद्दाख, ठीक है। तो सिक्किम भी है उस वाले हिस्से में, जिसके नादन बॉर्डर में जो इधर उधर छितरे बितरे घर रहते हैं, गांव रहते हैं, उनको जोड़ने की योजना सिक्किम में भी है, ठीक। तो ये थोड़ा सा छूट गया था, तो इसको अब करेक्ट कर दीजिएगा। अगर हम बात करें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट को लिया जा रहा है, तो टोटल जितने भी हैं उसमें से 19 जिलों को लिया जा रहा है, उनके 46 ब्लॉकों को लिया जा रहा है, उनमें से 2967 गाँवों को इसमें समाहित किया जा रहा है, ठीक है, लगभग 3000। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा, 19 जिले, 46 ब्लॉक, उसके बाद 2967 विलेज। अब यहाँ पे पहले चरण में देखा जाए तो 662 गाँव की पहचान की गई है, और जिसमें 455 गाँव कहाँ से हैं, अरुणाचल प्रदेश से। तो सबसे पहले ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हमने पहले ही जान लिया था, उनके जीवन में सुधार के लिए। ऊपर से जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाली चीज़ जी है, जिसे कोई मतलब आसानी से एंट्री न कर जाए, किसी को पता न चले, तो लोग क्या करते हैं, जो नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया है जहाँ पे छिटपुट गांव है, वहाँ पे कोई सुविधा मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से लोग उधर से पलायन कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सीमा क्षेत्र बिल्कुल विरल हो जाता है। यानी कि विलेज नहीं होंगे तो कोई भी ट्रुप्स, कोई भी मतलब किसी भी देश की सेना या फिर कोई भी वहाँ पे घुस सकता है। तो उस चीज़ को भी टैकल करने का उद्देश्य है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। तो याद रखिएगा, जीवन स्तर में सुधार करेगा और साथ ही अपने मूल स्थान पर रहने के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। और देखिए ये बात जो हमने कही, सीमा की सुरक्षा बढ़ाना,
तो ये भी उसका उद्देश्य है। और वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान है, ठीक है, ये ग्राम पंचायतों की सहायता से किसके द्वारा होगा, जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट देगा, स्टेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी रेगुलेट। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों की सहायता से जो जिला प्रशासन होता है, जैसे जो भी कलेक्टर वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको निर्मित किया जाएगा। तो इस तरह से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कंप्लीट होता है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की विधानसभा से रिलेटेड जो निर्वाचन हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी उसके ऊपर। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस हैं और कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो हाईलाइट करती हैं वहाँ की विधानसभा का जो प्रकृति है उसको, और वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि अगर विधानसभा का चुनाव है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। अगर लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो तो कोई भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की तरफ। तो इसमें देखिए, एक मिनट, तो हाँ, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के पॉइंट्स। अगर इसमें याद करने जैसी कोई बात है तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज चीज़ों को थोड़ा सा हम क्विट करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा। देखिए 2 मार्च 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों का क्या किया गया, विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किया गया, ठीक है। अब देखिए 2 मार्च 2023 की बात है तो जाहिर सी बात है इलेक्शन फरवरी में ही हुए होंगे, है ना। तो देखते हैं, अगर सबसे पहले मेघालय की बात करें, मेघालय का विशेषता क्या है। देखिए ये कौन सा मेघालय का कौन था, 10वां, ठीक है। 10वीं मेघालय विधानसभा का ये कार्यकाल की समाप्ति किस डेट को थी, 15 मार्च 2023 को थी, ठीक है। और इसलिए 27 फरवरी 2023 को क्या किया गया, एक चरण में इलेक्शन को संपन्न करवाया गया। अब इसमें देखिए टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 60 हैं और टोटल में 59 सीटें जो हैं, ठीक है, ये इस पे निर्वाचन हुआ क्योंकि जो एक सोहियांग करके लोकेशन है वहाँ पे क्या हो गया, चुनाव स्थगित कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि मेघालय में वो कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, या फिर कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे निर्वाचन स्थगित हुआ, तो सोहियोंग, ठीक है। और 59 कितने हैं टोटल निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ, और टोटल अगर बात करें कितने हैं, 60, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सोहयोंग है जहाँ पे रद्द किया गया क्योंकि चीज़ें वही पूछी जाती हैं जो हाईलाइटेड हैं। उसके बाद इसमें कुछ और भी विशेष घटनाएं घटित हुई हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जो पूर्व गृह मंत्री हैं, ठीक है, उनके प्रत्याशियों की बात करें तो एसडीआर लिंगदो के निधन के कारण क्या किया गया, ये फैसला लिया गया इलेक्शन का। और उसमें एक जो रद्द किया गया है शायद उसके ऊपर बात चल रही है लिंगदो के निधन के कारण। और इसमें अगर हम बात करें कि 60 सीटों में 55 सीटें किनके लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए, और अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पे कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ठीक है। 60 सीटों में 55 सीटें किनके लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो 55 सीटों पे अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण कहाँ पे प्राप्त हुआ है, 60 सीटों में मेघालय को, ठीक है। तो ये चीज़ याद करने जैसी है और यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसटी और एससी में कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। अगर हम बात करें कि टोटल कितना प्रतिशत वोट पड़ा है, तो इसमें 86.69% का मतदान किया गया है, किसमें, मेघालय विधानसभा निर्वाचन में। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उनके ऊपर बात कर ही रहे हैं। तो 2018 की बात करें तो 2018 से जो प्रतिशत वोटों में वृद्धि हुई है तो 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, कि इतना अब लोग और भी आगे बढ़ के आके मतदान कर रहे हैं 2018 के कंपैरिजन में। अब चुनाव परिणाम के अनुसार अगर देखें तो किनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, कोनराड के संगमा के जो एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। अभी हमने पूछा था इसके पहले नेशनल पीपल्स पार्टी कहाँ से रिलेटेड है, मेघालय, और इसको नेशनल पार्टी का दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है। तो कोनराड के संगमा ने
इन्हीं के नेतृत्व में ये पार्टी ने बड़ी पार्टी के रूप में अपना वर्चस्व दिखाया है और कोनराड के संगमा को ही क्या बनाया गया है, मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। 7 मार्च 2023 को क्या हुआ, कोनराड के संगमा ने अपनी दूसरी कार्यकाल की स्टार्टिंग करी। ठीक है, और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ओके दोस्तों, चलिए आगे इसमें बात करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछेगा तो प्रिस्टून, टाइनसांग और फिर स्नियोमलंग धर को याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है, स्नियोभलंग, मैं मलंग बोला था, स्नियोभलंग, इन लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कौन कौन, प्रिस्टोन, यहाँ पे प्रिस्टोन केवल याद रखिए, टाइनसांग अपने आप दिमाग में रहेगा, और धर याद रखिए। ठीक है, तो ये दोनों जो होता है ना, सब सीएम होते हैं। जैसे अभी बिहार में तबाही मचा के रखे हैं उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो उनका कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा अगर आप न्यूज़ अपडेटेड हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक मतलब न्यूज़ रिपोर्टर हैं मनीष कश्यप, उनका विवाद और फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री का जो विवाद। ठीक है, तो वैसे ही मुख्यमंत्री होते हैं उप मुख्यमंत्री। इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य बातों को। तो 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा, जैसे देखा था हमने, 10वीं खत्म हुआ, उसके बाद 11वीं मेघालय विधानसभा का क्या अध्यक्ष चुना गया, किनको, थॉमस ए संगमा। ठीक है, और कोनरेडो के संगमा को मुख्यमंत्री बनाया गया। थॉमस ए संगमा को क्या बनाया गया, 11वीं जो मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, किनको, थॉमस ए संगमा। कोनरेडो के संगमा है कि कौन संगमा है, ये कोनरेडो के संगमा। ठीक है, और थॉमस ए संगमा, थॉमस ए संगमा को क्या बनाया गया, अध्यक्ष, और दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट रहा है उसके ऊपर बात करते हैं कि किनको कितना किस पार्टी को कितना वोट प्राप्त हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नज़र देख लीजिए। एनपीपी को सबसे अधिक सीट प्राप्त हुआ, और उसके बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया तृणमूल जो AITMC है उसको बराबर मिला है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे सिर्फ 2 मिला है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कांग्रेस को 3 सीटें अधिक मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें केवल मिली हैं। AITMC को 5 सीटें मिली हैं। एनपीपी ने 26 सीटों से बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, और इस तरह से अगर हम देखें मेघालय वाला पोर्शन तो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नागालैंड का चुनाव, और यहाँ पे क्या विशेष हो गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा के रूप में महिला आई हैं। ठीक है, और किस पार्टी से आई हैं आगे हम जानेंगे। अगर बात करें तो ये कौआ है, देखिए इसके पहले 11वां मेघालयन था। ठीक है, और यहाँ पे है 13वां नागालैंड का विधानसभा। ठीक है, इसकी समाप्ति हुई और 14वां क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब इसमें देखिए 12 मार्च 2023 को क्या हुआ था, निर्धारित हुआ था कि 13वां जो नागालैंड का विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा, इसलिए 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, कब, 27 फरवरी 2023 को। उसके बाद इसमें देखिए टोटल सीटें कितनी हैं, 60 हैं, और इसमें जो 59 सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, इसके पहले मेघालय में हमने देखा था टोटल 60 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 55 सीटें रिजर्व हैं, किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए एक भी निर्वाचन वहाँ पे आरक्षित नहीं है। यहाँ पे कितनी है, 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, यहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट की कोई बात नहीं हो रही है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। ठीक है, तो 60-55 और 60-59 याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 60 सीटों में से कितने सीटों पे इलेक्शन हुआ, देखिए यहाँ पे सिर्फ 59 में से, ठीक है, इन 59 सीटों पे निर्वाचन हुआ। बाकी एक सीट पे अगर देखें हम, काझेतो कनीमी, ठीक है, कनीगी, क्या ही लिखा हुआ है, काझेतो किनीमी। ठीक है, काझेतो किनीमी को 59वां जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से इनको क्या चुना गया, मतलब इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध ये जीत के आए। ठीक है, निर्विरोध जीत के आने वाले भारतीय अगर हम देखें इंडियन भारतीय जनता पार्टी के एक क्या बोलते हैं विधायक हैं, काझेतो किनीगी। ठीक है, तो इनको मतलब इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ। वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, अकुलूटो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसने इसमें हमने टाइम दिया। होल्ड अ मिनट, ओके। तो हमने देख लिया ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ
कि 59 जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे चुनाव संपन्न हुए 60 में से, और 59 में रिजर्वेशन प्राप्त है शेड्यूल ट्राइब्स को। और उसके बाद हमने क्या देखा, एक एक सीट है, ठीक है, जिसपे काजेतो किनमी को न्यूरोज चुना गया। वर्ष 2023 के चुनाव में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी रही है, किसकी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की, ठीक है। कहाँ पे, नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की क्या रही है, प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी, ठीक है, कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अगर हम इसमें देखें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी कुल सीटें हैं, 12 सीटें, कहाँ पे, नागालैंड की बात हो रही है ना। और एनडीपीपी को सर्वाधिक कितनी सीटें प्राप्त हुई, 25 सीटें, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, एक क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए। यहाँ पे देखिए वर्ष 2023 में अगर देखा जाए तो पहली बार कोई महिला विधायक बन के आई हैं, तो वो भी याद रखिएगा। और उनका नाम क्या है बताइए। ये जो उपलब्धि है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की जो एक है हेकानी जखालू, हेकानी जखालू जी का नाम याद रखिएगा। नागालैंड की एक मतलब फर्स्ट अगर देखें पहली महिला विधायक बन के आई हैं, ठीक है, जिन्होंने चुनाव जीता है। और अगर दीमापुर की बात करें, दीमापुर 3rd की निर्वाचन क्षेत्र की, तो इनको यहाँ पे ये जीत प्राप्त हुई है। दीमापुर 3rd इनका क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी में और एक महिला की बात करें तो वो हैं सलहौतू ओनुओ क्रूज। सलहौतू ओनुओ क्रूज को भी क्या मिला है, ये अन्य महिला प्रत्याशी हैं एनडीपीपी की, ठीक है। ये पश्चिमी आगामी वेस्टर्न आगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। तो हेकानी जकालू और सलहौतू ओनुओ क्रूज क्या ही नाम है, सलहौतू ओनुओ क्रूज। कोई याद कोई नाम ऐसे रिकॉल करे तो कैसे करे, है ना। तो अगर कहीं आपको दिखे हेकानी झकालू और सलहौतू अनुसुक्रुस तो फिर एनडीपीपी और फिर नागालैंड और फर्स्ट वुमेन एज अ बताइए एमएलए, ठीक है। 7 मार्च 2023 को क्या होता है, नेफ्यू रियो जी को क्या 5वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, बहुत मजबूरी है भाई, है ना। और देखिए यहाँ पे 5वें कार्यकाल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 बार ये रह चुके हैं, इनका 5वां कार्यकाल है, किनका किनका देखिए यहाँ पे नेफ्यू रियो, ठीक है। और ये किससे संबंध रखते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें टी आर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न की, तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया है, शपथ लिया, टी आर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न। इसके पहले हमने देखा था मेघालय का, तो मेघालय वाला कमेंट सेक्शन में नाम डालिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 20 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसमें किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो देखिए एनपीपी को 25, उसके बाद दूसरे पे है कौन, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, है ना, एनसीपी है, एनआईसी नहीं है, एनपीपी को कितना मिला, 5, ठीक है। और कांग्रेस को यहाँ पे सीट मिला है या नहीं, अगर हम देखें तो कांग्रेस को यहाँ पे कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब त्रिपुरा को, ठीक है। त्रिपुरा का ये कौन सा विधानसभा कार्यकाल था, तो 12वां था, और इसकी समाप्ति डेट 22 मार्च 2023 थी। इसने ये चुनाव आयोजित किया गया, और इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट सामने निकल के आया है। इसमें सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है वहाँ पे, ये याद रखिएगा, जिसके कारण यहाँ पे देखिए 16 फरवरी 2023 को क्या हुआ, एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। क्यों, क्योंकि 22 मार्च 2023 लास्ट डेट था किसका, बताइए, त्रिपुरा का 1वें सत्र का। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कुल कितनी संख्या है सीटों की, तो 60 है। हर एक जगह पे हमने देखा कितनी सीटें थी, 60 थी। तो कहीं पे 55 सीटें रिजर्व थी, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो कहीं पे कितनी थी, 59 रिजर्व थी। और यहाँ पे 60 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए भी 10 सीटें रिजर्व करती है त्रिपुरा, ठीक है। और 20 सीटें किसके लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए।
अब यहाँ पे देखिए चुनाव परिणाम जब आया तो इसमें कौन सी पार्टी आगे निकल के आई है, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट पार्टी ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी और इसकी एक क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जिसको हम IPFT बोलते हैं, IPFT, IPFT यानी कि इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। अब ये दोनों सामने निकल के आई और जिसमें भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी जो है, सॉरी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस बोल रहा हूँ, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो 33 सीटें जीतने में ये सफल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 32 सीटें आपको दिख रही है। उसके बाद अगर 8 मार्च 2023 को बात करें तो मणिक साहा ने दूसरा कार्यकाल स्टार्ट किया, यानी कि जो त्रिपुरा में पहले भी मणिक साहा ही थे, तो इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल हेतु क्या किया, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। किस डेट को, 8 मार्च को। तो 8 मार्च इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने किया, मणिक साहा। कहाँ से संबंध रखते हैं, त्रिपुरा से। इसके पहले नेफ्यूरियो कहाँ से संबंध रखते हैं, बताइए, नागालैंड से। उसके बाद अगर हमने मेघालय की बात की तो कॉनराड के संगमा, ठीक है। तो इन तीनों का नाम आप याद रखते हैं, कॉनराड के संगमा, नेफ्यूरियो, उसके बाद आपके मणिक साहा। तो वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में देखें, सॉरी विधानसभा के जो होते हैं अध्यक्ष, है ना, तो उसमें विश्व बंधु सेन को क्या बनाया गया, त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इसमें जो रिजल्ट किसको कितनी सीटें मिली हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों पार्टियों को हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे। देखिए 13वीं खत्म हुआ, 14वीं लोकसभा विधानसभा हुआ था नागालैंड में, और त्रिपुरा में कौन सा था, 12वीं समाप्त हुआ, 13वीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 13वीं समाप्त हुआ, उसके बाद यहाँ पे 12वीं समाप्त हुआ, मतलब, और इसके पहले हमने देखा था 11वीं समाप्त हुआ था, ठीक है। किसका 11वीं समाप्त हुआ था, बताइए, 10वीं समाप्त हुआ था। यहाँ पे 10वीं मेघालयन विधानसभा का 11वीं स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसका, नागालैंड का, तो नागालैंड का कौवा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 14वां, ठीक है, 14वां स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें त्रिपुरा का तो इसका कौवा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें त्रिपुरा का तो त्रिपुरा का 13वां स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसका 12वां त्रिपुरा का विधानसभा कार्यकाल समाप्त हुआ, ठीक है। तो त्रिपुरा का अब यहाँ पे एक बारी देख लेते हैं, 10वां समाप्त हुआ, 11वां स्टार्ट हुआ किसका, मेघालय का। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, नागालैंड का, तो नागालैंड का कौवा समाप्त हुआ, 13वां, और स्टार्ट हुआ 14वां। अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा का तो 12वां समाप्त हुआ, स्टार्ट हुआ 13वां, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे कॉनरैड के संगमा मुख्यमंत्री चुन के आए, यहाँ पे नेफ्यूरियो चुन के आए, यहाँ पे कौन आए, मणिक साहा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी मेघालय में 60 सीटें हैं, जिसमें से 55 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं, जिसमें से 59 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पे त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें, जिसमें से 10% सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, 20% सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, बाकी पे रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ त्रिपुरा से रिलेटेड है, और ये बातें आप याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन बने तो आप कर पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट सामने आया तो हम एक चीज़ आपको बता दें, बेसिक स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं पॉलिटी में, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो निर्माता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो वही इसका हनन भी करता है। कैसे, देखिए कोई भी फैसला जब लंबित रहती है लंबे समय तक, और पता चलता है कि वो निर्दोष था, तो मान लीजिए आपको जेल में डाल दिया गया, आपने कोई मतलब कोई कांड नहीं किया, उसके बाद भी आपका जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है गरिमा में जीवन का, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और वो डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट। और फैसला सुनाने में देरी किससे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से। तो बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर के निर्माता ही उसके हनन करता है। उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बने रहिए और देखते रहिए इस सेशन को, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो
पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो है वो अपनी तरह की, ठीक है, अपने नेचर की फर्स्ट नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, याद रखिएगा। अब इसमें प्रत्येक राज्यों को क्या किया गया है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट की अपनी जो जुडिशियरी सिस्टम है, वहाँ पे, ठीक है, जो 4 पिलर होता है, पहला क्या है, पुलिस, उसके बाद जेल, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद जुडिशियरी, ठीक है। अब उसकी सहायता से, ठीक है, और उसकी जो कैपेसिटी से अगर हम इसका मेजरमेंट करें इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का, तो फिर जो डाटा निकल के आता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो किसके किसके ऊपर, जो पुलिस है, जो जेल की व्यवस्था है, जो वहाँ की प्रणाली है, जो वहाँ की न्यायपालिका है, ठीक है, इनको आधार बना के नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग का, ठीक है, हम आकलन करेंगे और देखेंगे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में जो न्याय सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उसके जो 4 पिलर हैं, किन किन को इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में रखा गया है। तो पुलिस, उसके बाद जेल, उसके बाद प्रणाली, उसके बाद न्यायपालिका, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट स्मरणीय पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। 4 अप्रैल 2023 को इंडियन जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश की गई, ठीक है। 4 अप्रैल 2023 को इंडियन जस्टिस रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है। और ये 2022 में क्या हुआ था, पहली बार जारी हुआ था, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे जो आंकड़े थे वो 2022 में जारी किए गए थे, लेकिन इंडियन जस्टिस रिपोर्ट तैयार हुई 4 अप्रैल 2023 को, यानी कि बिल्कुल नया नया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आगे जानते हैं, अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो तीसरा संस्करण है इसका, ठीक है। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन पेजें कुछ कटी हुई हैं, ठीक है, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा क्या किया गया है, संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, ठीक है। सॉरी, देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि इसको तैयार करने में कौन कौन सी संस्थाएं अपना भूमिका निभाई हैं। तो इसको दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS के प्रयास के द्वारा इसको संपन्न किया गया है, ठीक है। दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, ठीक है। तो और TISS के प्रयास से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, ठीक है। अब इसमें हम आगे अगर जो इम्पोर्टेंट बात है उसके ऊपर बात करेंगे। इसका जो प्रथम संस्करण आया था 2019 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो उसका फर्स्ट जो संस्करण आया था, फर्स्ट वॉल्यूम कह लें, तो वो 2019 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो भारतीय राज्यों को कहाँ तक पहुँच की बात की गई थी, जस्टिस तक, ठीक है। आर्टिकल 39A भी आप जाके देखिएगा एक बारी, ये भी जस्टिस से रिलेटेड ही बात करता है, जिनको मतलब जो योग्य नहीं होते हैं लॉयर रखने के लिए अपने किसी केस में, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है DPSP के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए क्या है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुँच की और उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है, किनको, राज्यों को, ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट में अगर हम बातें करें तो राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब पहली श्रेणी क्या है, लार्ज एंड मीडियम साइज 2 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, और छोटे राज्य हैं। तो पहले श्रेणी में किसको है, लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट जो हैं, और दूसरे में जो छोटे राज्य हैं, ऐसी 2 श्रेणियाँ बनाई है। अगर इन श्रेणियों की बात करें तो इसमें जैसे अभी हमने बात किया था कि संकेतक के रूप में क्या लेंगे, ठीक है, और हमने पिलर्स की बात की थी, तो वैसे ही इसमें अगर हम संकेतकों की बात करें तो इसमें 102 इंडिकेटर को आधार बनाएगा, ठीक है। अब उसमें इन आधारों के आधार पर बेस्ट, मिडल और वर्स्ट 3 श्रेणियों में विभक्त करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेट क्लासिफिकेशन किया, जैसे मान लीजिए नाम अनाउंस करने के लिए मिडल, लार्ज एंड मिडल को एक कैटेगरी और स्मॉल स्टेट को एक कैटेगरी में, ठीक है, रखा है। उसके लिए 102 संकेतक तैयार किए हैं। अब इनमें से, ठीक है, इनके लिए अलग लिस्ट और इनके लिए अलग लिस्ट, ठीक है। लार्ज एंड मीडियम साइज वाले स्टेट में कौन बेस्ट है, कौन मिडल पे है, कौन वर्स्ट है, इसके लिए अलग से जारी होगा। स्मॉल स्टेट के लिए अलग से कौन बेस्ट है,
कौन मिडल है, कौन वर्स्ट है, ठीक है। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के बारे में हमने कितने सांकेतिक आधार देखे, 102, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर हम 2022 में बात करें तो बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटका 6.38 अंक प्राप्त किया है, ठीक है। जो हमने लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट यहाँ पे देखा, 2 कैटेगरी, उसमें कर्नाटका को 6.38 अंक प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। भारत का जो श्रेष्ठ राज्य है कौन है, कर्नाटका, किसमें, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से। और इसमें अगर 3.78 अंक के साथ अगर देखें तो बड़े राज्यों में कौन आता है, उत्तर प्रदेश। अगर हम इसमें देखें सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश को इतना अंक मिला है कि ये मतलब अंतिम पायदान पे आ जाता है, 18वीं रैंक पर, ठीक है। जहाँ पे हम हैं, ठीक है। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत ही घटिया स्थिति है, 18वीं रैंक पर है मीडियम एंड लार्ज साइज में, ठीक है। तो हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे जुडिशरी सिस्टम के फेल्योर की जो स्थिति है वो बहुत ही निंदनीय है। इसमें देखिए छोटे राज्यों में सिक्किम की अगर बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है 5.01 अंक के साथ। अगर इसमें सबसे अंतिम पोजीशन पे देखें तो गोवा है 3.48 पॉइंट के साथ, ठीक है, 3.42 अंक के साथ 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बातें हमने अभी तक देखी, और ओके हम इसमें थोड़ा सा आगे बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम प्रिसाइज करते हैं, ठीक है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, पहला संस्करण 2019, ओके। इसमें इसने क्या किया है, 100 कितने बेस बनाए हैं, 102 संकेतक इसने लिए हैं, क्या करने के लिए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जारी करने के लिए। उसके बाद इसमें स्टेटों का 2 डिवीजन किया है, लार्ज एंड मीडियम और स्मॉल, ठीक है। लार्ज एंड मीडियम में अगर देखें तो फर्स्ट पे कौन है, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका कितने पॉइंट से आगे है बताइए, अगर इसके रिपोर्ट में देखा जाए तो 6.38 इसका पॉइंट है, इतना इसने गेन किया है। अगर वर्स्ट पोजीशन में देखें तो यूपी कितने पॉइंट के साथ, 3.78 के साथ, सॉरी ये हाँ 3.78 के साथ, ये सबसे वर्स्ट पोजीशन में है। अगर स्मॉल स्टेट की बात करें तो सबसे बढ़िया पे कौन है बताइए, सबसे अच्छा स्थान गेन किया है सिक्किम ने, ठीक है। सिक्किम ने कितना, 5.01। उसके बाद अगर सबसे वर्स्ट पोजीशन पे देखें तो कौन है, गोवा, ठीक है। गोवा का जो है 3.42, ठीक है, 3.42 अंक के साथ गोवा सबसे छोटे स्टेट में वर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। ये बातें अगर हम याद रखते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। देखिए 18वां स्थान यूपी, 7वां स्थान गोवा, ठीक है, किसमें, स्मॉल में, ये है एम एंड लार्ज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर अगर हम बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग देखें तो यहाँ पे देखिए हमने देखा कर्नाटक टॉप पे, सेकंड पे तमिलनाडु और थर्ड पे तेलंगाना है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम कर्नाटक की कानूनी सहायता की बात करें, यहाँ पे देखिए जो स्तंभ है, जो आईजीआर रैंकिंग है उसमें तो कर्नाटक फर्स्ट पे, तमिलनाडु सेकंड पे और तेलंगाना, यहाँ पे देखिए सारे के सारे साउथ इंडिया वाले स्टेट हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन स्टेट का तो स्थिति ही खराब है ना। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में अगर पुलिस की कैटेगरी में अगर पॉइंट्स देखें, देखिए हमने पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता के ऊपर 4 पिलर देखे थे। अब उसमें देखिए कर्नाटक में पुलिसिंग व्यवस्था 2 सारी जगह पे 2 पॉइंट के साथ कर्नाटक ने अच्छी स्थिति दिखाई है। अब यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में जो पुलिस व्यवस्था है वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स इसको मिल गए। उसके बाद अगर हम बात करें जेल प्रणाली तो 1 न्यायपालिका में और 12। इन पॉइंट्स का एक्चुअल क्या मीनिंग है मैं कुछ ठीक से ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखें तो पॉइंट्स में तो कर्नाटका को टोटल कितने इस तरह से 2 इस तरह से 8 पॉइंट मिल जाता है ना। तो इसका क्या है स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, वो उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं, फिर तो तमिलनाडु सबसे अच्छे स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, आईजीआर में
जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है, ये तीनों टॉप पे रहे हैं। इसमें वर्स्ट पे रहा है यूपी। उसके बाद अगर हम छोटे राज्यों में जाते हैं, अंतिम 3 राज्य, अच्छा, जो लास्ट के 3 राज्य हैं नीचे से टॉप करने वाले, तो सबसे उत्तर प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, ठीक है। यहाँ का जो जस्टिस रिपोर्ट है ये वर्स्ट है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, विभिन्न स्तंभों की बात करें, ठीक है। तो देख लीजिए, ये स्पेशली उत्तर प्रदेश का है। अगर पुलिस में देखें तो 15वां स्थान है। ओहो, समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, ये स्थान की बात हो रही है, ठीक है। अगर कर्नाटका को देखें, पुलिस व्यवस्था में दूसरे स्थान पे, जेल प्रणाली में दूसरे स्थान पे, न्यायपालिका में दूसरे स्थान पे और कानूनी सहायता में दूसरे स्थान पे है, उसके हिसाब से इसको पॉइंट्स मिले हैं। और तमिलनाडु का पुलिस व्यवस्था 6ठे स्थान पे लेके जाता है। जेल प्रणाली तमिलनाडु के सबसे बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे न्यायपालिका भी सबसे बेस्ट है और कानूनी सहायता के रूप में 12वें स्थान पे चला जाता है, ठीक है। तो जेल और न्यायपालिका प्रणाली में तमिलनाडु का स्थान फर्स्ट है, ठीक है। और जो तेलंगाना है, यहाँ पे पुलिस व्यवस्था सबसे अच्छी है, उसके बाद जेल प्रणाली है, उसके बाद न्यायपालिका और उसके बाद पाँचवें पे देखिए स्थान है इसका न्यायपालिका और कानूनी सहायता में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब हम विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए पुलिस के मामले में 15वें स्थान पे, जेल प्रणाली के मामले में 17वें स्थान पे, न्यायपालिका में 15वें स्थान पे, अगर कानूनी सहायता में देखें तो 18वें स्थान पे, ठीक है। तो ये इसका स्कोरिंग है और एवरेज स्कोरिंग उत्तर प्रदेश का निकालते हैं तो कितना मिलता है 3.78 टोटल में, ठीक है, मीडियम एंड लार्ज साइज वाले में। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम, यम्बी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 का है, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, ये लागू कब हुआ? 12 अप्रैल 2016 को। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लागू हुआ 12 अप्रैल 2016 को, ठीक है। देश में अगर हम बात करें, अंतर्देशीय जल परिवहन जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जो जलमार्ग हैं, ठीक है, जो वाटरवेज हैं, वर्तमान में अगर बात करें तो ये 106 हैं जो नए जुड़े हैं। तो 5 वर्तमान में जुड़े हैं और 106 क्या हैं? नए। तो इनको क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत, ठीक है। एक बार इसको फिर से प्रिसाइज करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत अगर बात करें तो 12 अप्रैल को ये लागू हुआ। इसमें जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से 111 जलमार्गों को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसमें जो 5 हैं वो वर्तमान में उपस्थित हैं और 106 नए उसमें जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो कितने जलमार्ग टोटल हो जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पे? 111, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यही है। और देश में अगर बात करें, 24 राज्यों की बात करें, तो इनकी जो कनेक्टिविटी होगी राष्ट्रीय जलमार्गों की, इनकी टोटल लंबाई 20,275 किलोमीटर की है, ठीक है। जो भी या तो फिर प्रिडिक्टेड संभावित है ना। और इनकी टोटल लेंथ की बात करें तो 20,275 है। इन जलमार्गों से जल यातायात में क्या होगा? वृद्धि होगा। और देश के जो अतिरिक्त भाग में जो पर्यटन की जो गंभीर समस्याएं विद्यमान हैं, उससे क्या होगा? एमवी गंगा विलास इस कार्यक्रम में अपना इसको सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन? एम वी गंगा विलास क्या है? एक विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, ठीक है। 1 मिनट आप रुकिए। तो इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है। तो हमने यम्बी गंगा विलास के ऊपर बातें कर ली है। इसमें एक चीज आप यम्बी विलास गंगा विलास जो भी स्कीम है, सॉरी जो भी ये आपका क्या है क्रूज है, तो इसमें यम्बी का फुल फॉर्म अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो, ठीक है, वो है क्या? बताइए, आप बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक मोटर वेसल्स होना चाहिए। जस्ट वेट, मैं चेक करके बताता हूँ।
जी, बिल्कुल। यहाँ पे यम्बी गंगा विलास में जो यम्बी का फुल फॉर्म है, यमवी, ठीक है? तो उसका फुल फॉर्म है मोटर वेसल्स, ठीक है? तो अब इसमें जो फैक्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज़ का क्या किया, अनावरण किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें देखिए, जो यात्री सम्मिलित थे इसमें, ठीक है? जिन्होंने यात्रा किया उसमें 32 लोग स्विट्ज़रलैंड से थे, ठीक है? ये बात इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दी, इसमें आगे मिलेगा भी। तो इसमें क्या हुआ, वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया, एमवी गंगा विलास स्कीम को, ठीक है? या फिर इस क्रूज को। अब इसमें देखिए, इसमें 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में जाके इसने इस बोगीबिल में पहुंचकर ये संपन्न हुआ, ठीक है? ये जो भी क्या है, एमवी गंगा विलास जो भी स्कीम थी, ठीक है? ये 28 फरवरी 2023 को, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई, ठीक है? यह लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा है, 3200 किलोमीटर की यात्रा। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की यात्रा सम्मिलित नहीं है, इसमें बांग्लादेश की भी यात्रा सम्मिलित है, ठीक है? तो इसमें क्या है, बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं, याद रखिएगा, ठीक है? अगर इसमें हम आगे भी बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये 2 रूट स्पेशली फॉलो करता है, जो है क्या है, नेशनल वाटर 1 और उसके बाद नेशनल वाटरवेज 1, और उसके बाद सेकंड है ना, नेशनल वाटरवेज 2। अब इसमें देखिए 1 में कौन है, हल्दिया से जो प्रयागराज तक की जो मतलब वाटरवेज है उसको फर्स्ट बोला जाता है, क्योंकि इसको पहली बार मान्यता प्राप्त हुआ था। और उसके बाद दूसरा क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग, अगर संख्या दूसरे की बात करें तो धुबरी से जो सदिया तक का मतलब है वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, इसको सेकेंड स्थान प्राप्त है, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे और हम इन्हीं दोनों वाटरवेज़ को थोड़ा-सा और जानेंगे। इसमें देखिए, अगर नदियों की बात करें तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें कहाँ से कहाँ तक ये है, बताइए? अभी मैंने बताया था, आप कमेंट से यहाँ पे ऊपर दिख भी रहा है, हल्दिया से प्रयागराज, है ना? तो दोनों बातें यहाँ पे दोनों लोकेशन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड आप बताइए कमेंट सेक्शन में। सेकंड यहीं पे है, देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से ये बना हुआ है। जैसे गंगा भागीरथी हुगली से बना हुआ है 1, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है 2, ठीक है? उसमें सदिया से धुबरीगढ़, ये आसाम का क्या है दोनों, बताइए? आसाम का जो जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है? आसाम में बहने की जो उसकी मतलब डिस्टेंस है या लेंथ है, ठीक है? तो धुबरी और सदिया को ये कनेक्ट करती है, ठीक है? तो इसमें देखिए आपने दोनों वाटरवेज़ के बारे में जान लिया। साथ ही यह क्रूज़ अगर बात करें धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुज़री है, ये भी याद रखिएगा। 1-2 को तो फ़ॉलो की है, नेशनल वाटरवेज़ जो 1 एंड 2 है उसको तो फ़ॉलो की है। उसके साथ-साथ इसने इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग को भी क्या किया है, उसमें भी अपनी यात्रा तय की है, ठीक है? तो अगर इसमें बात करें तो इसमें कुल कितनी नदी प्रणालियाँ सम्मिलित हुई हैं? 27 नदी प्रणालियों से ये होकर गुजरा है। कौन? एमवी, है ना? एमवी, आप बताइए क्या है? मोटर वेसल्स, आगे बोलिए। गंगा विलास, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 27 नदी प्रणालियाँ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो। इस यात्रा में अगर बात करें तो अगर बहुत सारी मतलब होता है ना कि कल्चरल लोकेशंस, जैसे अपना वाराणसी का ही ले लीजिए, नेशनल पार्क, नदी घाटियाँ, ठीक है? बिहार, पटना, झारखंड, साहिबगंज, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम का जो गुवाहाटी है, ऐसे 50 पर्यटन स्थलों का जिन लोगों ने इसमें यात्रा किया है, ठीक है? तो 50 पर्यटन स्थलों का आनंद उठाया है और वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, है ना? वहाँ के लोगों के रहन-सहन, वहाँ की आस्था को इन लोगों ने देखा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा झारखंड में किस स्थान से होकर गुजरा? तो झारखंड में जो साहिबगंज है, क्योंकि झारखंड से टच होता है कि नहीं ये भी लोग कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है? तो गंगा नदी का थोड़ा-सा हिस्सा टच होके जाता है झारखंड वाले हिस्से में, तो साहिबगंज का जो लोकेशन है, वहाँ से, ठीक है? हम देखें तो यमुना गंगा विलास जो मतलब क्रूज़ गुजरा है, तो वहाँ से गुजरा है, तो याद रखिएगा। चलिए, इसमें आगे बात करते हैं। देखिए, हमने शुरू में ही बताया था कि 32 पर्यटक कहाँ से सम्मिलित थे? स्विट्ज़रलैंड से। और इसमें 3 डेक हैं, 36 पर्यटक इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
18 साइट इसमें सूट होता है ना, इमरजेंसी सूट, तो वो शामिल है, तो याद रखिएगा। गंगा विलास क्रूज सेवा अगर बात करें तो इसकी निजी संचालक मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज है। कौन है इसका संचालक? मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज। मेसर्स मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज क्या है? गंगा विलास क्रूज का निजी संचालक है ना। और अगर हम इसमें बात करें कि इसकी जो लंबाई है तो वो है 62.5 मीटर। किसका? एमवी गंगा विलास जो पोत है इसकी लंबाई 62.5 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है 12.8 मीटर है। तो ये दोनों बातें भी इम्पोर्टेंट हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये जो मैकेनिज्म पे वर्क करती है तो इसमें ना तो पॉल्यूशन होता है और ना ही नॉइज़ होता है, ठीक है। तो अब उसी के साथ जैसे मोदी जी ने जब ये अनावरण किया तो उन्होंने टेंट सिटी का भी इनाग्रेशन किया, ठीक है। कहाँ पे इसका इनाग्रेशन हुआ? वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में टेंट सिटी का इनका उद्घाटन किया। किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। किसके साथ? गंगा विलास क्रूज के साथ। उसके बाद इस टेंट को अगर बात किया जाए तो सिटी का जो मतलब इस टेंट सिटी का निर्माण हुआ है, इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी से क्या हुआ है? निर्मित किया गया है या फिर इसका प्रारूप तैयार किया गया है, और वाराणसी का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी से टेंट सिटी का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। केवल और केवल सार्वजनिक नहीं है, इसमें निजी भागीदारी भी सम्मिलित है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी, याद रखिएगा। कब से कब तक? अक्टूबर से लेके जून तक, ठीक है। और अगर हम बात करें हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की, तो इसका भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल, ठीक है। जलमार्ग का विकास योजना के तहत अगर देखा जाए तो हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की अगर कार्गो हैंडलिंग क्षमता की बात करें तो 3 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत अगर बात करें तो जो हल्दिया मॉडल है, ठीक है, हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल है, उसका जो कार्गो हैंडलिंग क्षमता है वो 3 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है, ठीक है। तो याद रखेगा, जिसकी अभी इनाग्रेशन कब किया गया है? जब टेंट सिटी का, जब किसका? एमवी गंगा विलास स्कीम क्रूज का, ठीक है, छोड़ा गया है। अब आपसे क्वेश्चन अगेन है कि आप ये बताइए कि वो जाके अपनी यात्रा कहाँ पे कंप्लीट किया? एमवी विलास जो एमवी गंगा विलास जो क्रूज है उसने स्टार्ट वाराणसी से किया और संपन्न इसका जो काम है 3200 किलोमीटर चल के कहाँ पे संपन्न हुआ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे केरल उच्च न्यायालय के ऊपर कुछ बातें हैं, ठीक है, कुछ टिप्पणियाँ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है इसीलिए इसको दृष्टि आई ने ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय ये बना है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में अपना वर्डिक्ट, ठीक है, फैसला सुनाया है कौन? केरल उच्च न्यायालय ने, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। अगर संविधान की 8वीं सूची की यहाँ पे बात करते हैं तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब उसमें देखिए असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। देखिए ये सारे लैंग्वेज को तो नहीं, लेकिन जो इसमें से नहीं होगा उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद किस भाषा में केरल उच्च न्यायालय जैसे जो क्षेत्रीय भाषा का यूज किया है उसमें कौन सा भाषा यूज किया है ये पूछा जा सकता है। और 8वीं सूची में जब मूल भाषाएँ थीं, ठीक है, तो कितनी थीं? तो वो पूछा जा सकता है। तो जो मूल संविधान था, उसमें 14 भाषाएँ थीं। बाद में अगर अमेंडमेंट देखें, ठीक है, तो 25th, 71 और उसके बाद 91 आई थिंक, है ना? 1967 और उसके बाद 1, 3, 4, 1, 3 और 4, हाँ, ओके। तो ये कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 21st, 71st, 91, है ना? 91 इज़ इट? आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये चौथा अमेंडमेंट 1991 या फिर 91st से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो उसके हम ऊपर बात करेंगे। जस्ट क्लियर करके चलते हैं, जस्ट वेट।
यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, ठीक है, तो उसको क्लियर करके चलते हैं। हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी दोस्तों, इसलिए वहाँ पे रुकना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था। देखिए, मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी? 14, ठीक है। बाद में ऐड हुई 8। 8 भाषाओं का डिवीजन देख लीजिए। 8 में एक हुआ 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद आपका अमेंडमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें जोड़ी गई कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। उसके बाद आपका होता है एक अमेंडमेंट, कौन सा बताइए? 91, ठीक है। इज इट 91? 21st, उसके बाद 71, ये हुआ था 1792 में। और उसके बाद इज इट, आई एम श्योर अबाउट इट और नॉट, जस्ट वेट। ओके, 15th लैंग्वेज, 18th शेड्यूल फॉर द रीडिंग, 8th शेड्यूल, जस्ट वेट। इसको क्लियर करके चलते हैं। 92nd अमेंडमेंट कौन करिए ओके। यहाँ पे देखिए, हमने बात किया था क्या? 21st तो हमने देखा 1961 में हुआ, ठीक है। 21st कब हुआ? 1967 में, ठीक है। और उसमें सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1992 में, जिसमें हमने किसको देखा था? कोनकरी, मैथिली और फिर नेपाली, जिसको हमने नमक के से ऐड किया था। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 2003 में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये क्लियर करके चलना था, इसलिए ज़रूरी था वहाँ पे रुकना। चलिए अब आते हैं अपने मेन पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या? केरल उच्च न्यायालय ने जिस क्षेत्रीय भाषा में अपना वर्डिक्ट दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये न्यूज़ में आया है क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है। हाँ, तो इसमें हम बात करते हैं, कुछ हर्डल आ गए थे, ठीक है। तो 22 क्षेत्रीय भाषाएं उल्लिखित हैं, ठीक है। और इनके ऊपर हमने बात कर लिया, ये भाषाएं कब कौन सी ऐड हुई थी उसके ऊपर भी हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो जस्टिस वगैरह हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा लैंग्वेज में दिया गया है? तो याद रखिएगा, मलयालम में, ठीक है। तो मलयालम भाषा में केरला ने मलयालम क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाई है, और ये ऐसा फर्स्ट हाई कोर्ट हो गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम बात करें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की, ठीक है, तो इसने सर्वोच्च न्यायालय और इन्होंने उच्च न्यायालयों को निर्णय दिया था कि क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, जो भी वर्डिक्ट आते हैं, जो भी फैसले आते हैं, उनको प्रकाशित किया जाए। और उसके बाद अगर इसमें बात करें तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है उसके द्वारा संचालित जो टेक्नोलॉजी है उसका सुझाव इन्होंने दिया था, ठीक है। तो किन्होंने दिया था? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर ये सेगमेंट सामने आया तो, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में रिलेटेड अगर ट्रांसलेशन की बात करते हैं, अनुवाद की बात करते हैं, तो न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, ठीक है। कि इस पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति गठित की गई है। तो अभय ओका, ठीक है, अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है कि क्षेत्रीय भाषाओं में मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखिए याद करने जैसे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बात किया फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने कौन सा भाषा यूज किया? मलयालम, ठीक है। तो ऐसा करने वाला भारत का ये प्रथम हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद इसमें देखा जाए, केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम को मतलब इसमें 2 निर्णय प्रकाशित किए, ठीक है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी, क्या नाम है, साजी पी चाली की जो खंडपीठ थी, इन दोनों के द्वारा क्या हुआ? निर्णय दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली, ठीक है। तो ये पूछा जाए कौन वो जज थे, तो आपको पता होना चाहिए, मणिकुमार और साजी पी चाली खंडपीठ, दोनों निर्णय दिया गया, ठीक है, इन्हीं दोनों के द्वारा। अब इसके बाद केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में, ठीक है, ये तो हमने बात कर ही लिया है।
अब हम इसमें आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए वाहन क्रय ऋण जो व्हीकल परचेज लोन होता है उससे संबंधित इन्होंने निर्णय दिया, और जो चेक डैम जो मतलब उसका निर्माण हो रहा है उससे रिलेटेड इन्होंने डिसीजन दिया, ठीक है। 2 टॉपिक्स पे 2 जो इशू थे वो भी याद रखिएगा एग्जाम में पूछे तो। वैसे इतने डिटेल में जाके पूछेगा नहीं, फिर भी वाहन क्रय ऋण, है ना, और चेक डैम के निर्माण संबंधित जो निर्णय थे वो मलयालम, ठीक है, मलयालम में दिए गए, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए हमने सारी बातें लगभग देख ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का डी वाई चंद्रचूड़ ने सजेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब रीजनल लैंग्वेज में मतलब वर्डिक्ट सुनाए, इस बात के लिए भी उन्होंने क्या किया था, गौर फरमाया था और जोर डाली थी इस बात पे। अगर इसमें देखें, गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार, फरवरी 2023 में अगर देखें तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लिए लाइव प्रलेखन की बात करें, लाइव ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये शुरू सेवा की गई है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ वहाँ तक है, कहाँ तक, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए 8वीं शेड्यूल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये किस भाषा में निर्णय दिया है, मलयालम, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा स्टेट है कौन से स्टेट का हाई कोर्ट है, तो केरल का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, अगर इससे डिटेल में जाता है यूपीएससी लेवल पे बात करते हैं तो जो अभी हमने 21st, उसके बाद कौन सा देखा था 71st, उसके बाद देखा था कौन सा 92nd, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखा था हमने, ठीक है, 1991 वाला और 2003 वाला, उसके बाद हमने देखा था क्या 1967 वाला। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बैकग्राउंड से, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब स्तर बदलता रहेगा, और ठीक है कितने टॉपिक्स पे दिया था वो पूछ सकता है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था एक जो आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है, और एक था क्या, जैसे एक डैम थी उससे रिलेटेड बात थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे जो भी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है उस पर उच्चतम न्यायालय जो निर्णय लेता है, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्यों न्यूज में है, इन सारी बातों को जान लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए भारत के अगर मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो अगर उनके संविधान में जो उपस्थिति है या फिर उनकी जो स्थिति है, ठीक है, तो अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 324(2) भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसमें इलेक्शन कमिश्नर की उपाधि की बात करता है, ठीक है। और जो भी मतलब इलेक्शन कमीशन का कार्यक्षेत्र होता है वो 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है, किसके, इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है। संविधान में अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो इनकी नियुक्ति के लिए कोई भी विशेष प्रक्रिया मतलब डिफाइन नहीं है, स्पेशल लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, कि इनका चुनाव कैसे किया जाए। अब तक अगर बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पक्षपात हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का होता है, विशेष पार्टी का, उसने किसी को मतलब उसकी मंत्रिपरिषद में ज़्यादातर सत्ताधारी लोग होंगे, है ना, तो उन लोगों ने अगर किसी को ऐसे सजेस्ट किया है और प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया है, तो इस बात को अगर हम बायस नेचर से देखें कि हाँ ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है कि जैसे होता है कि कोई पार्टी उल्लंघन करती है, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में, तो ऐसा हो सकता है कि वो पार्टी के फेवर में डिसीजन लें, है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग अगर करने की आवश्यकता है तो कैसे इलेक्शन कमिश्नर का गठन किया जाए, ठीक है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाए, उस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजिंग होनी चाहिए जिससे किसी को संदेह ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट बात जो याद करने जैसी है, देखिए 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने, ठीक है, कब, 2 मार्च 2023 को, यानी कि हाल फिलहाल में, तो अपनी एक ऐतिहासिक निर्णय में ये बात कही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनकी नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, कुछ बातें कही है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे और जो चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है, उनकी नियुक्ति एक सीमित
समिति के सिफारिश पर, मैं सीमित बोल रहा हूँ, एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन उसका स्ट्रक्चर आई थिंक इन्होंने चेंज किया होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर, ठीक है, 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की रिकमेंडेशन पर इनका चुनाव होगा, इनका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो सम्मिलित होंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे जो इलेक्शन कमिश्नर और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति में जो धांधली होती है, ठीक है, और फिर जो उनका बायस नेचर होता है वो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक विशेष है प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो सहमति जताते हैं। उसके बाद भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जुडिशियल सिस्टम, जिसको हम गार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तीनों मिलके अगर किसी को रिकमेंड करेंगे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी नियुक्ति, ठीक है, उनकी नियुक्ति करेंगे उस व्यक्ति का। तो याद रखिएगा ये मार्च 2023 की बात है, तो ये फैसला सुनाई है। अब लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर उसकी स्थिति का क्या करेंगे, ठीक है। तो उस समय देखेंगे जैसे जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं चुन के, उसमें सबसे अधिक, ठीक है, मतलब विपक्षी दल में अगर कोई है, जैसे विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% वोट चाहिए, अगर कोई उससे कम वोट प्राप्त किया है फिर भी उस पार्टी के जो मतलब एक सदस्य को लिया जाएगा, ठीक है, विपक्ष के नेता के रूप में। चलिए अब इसमें देखते हैं, जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती तब तक उपर्युक्त दिशा निर्देश प्रभावित रहेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अगर जब तक जो पार्लियामेंट है 324(2) में अमेंडमेंट करके ये प्रावधान नहीं कर लेती तब तक इन्हीं समितियों के रिकमेंडेशन पे क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो अदर होते हैं उनकी नियुक्ति होगी, क्योंकि संविधान में इनके चुनाव से संबंधित कोई विशेष प्रणाली का डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बात। अगर 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ की अध्यक्षता देखें तो न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने किया, ठीक है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने मतलब इसकी अध्यक्षता की। और पीठ के अन्य सदस्यों में अगर देखें तो कौन कौन है? अजय रस्तोगी जी हैं, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस जी हैं, उसके बाद न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय जी हैं, न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। कौन कौन है? अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, उसके बाद ऋषिकेश राय, उसके बाद सी.टी. रवि कुमार इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, देखेंगे अगला एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 को देखेंगे, और उसमें हम अपने भारत की स्थिति और अपने प्रदेश की स्थिति के ऊपर एक बारी ध्यान देंगे कि क्या ही चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को देखिए ध्यान से। इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो ये गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया गया है। तो गैर सरकारी शिक्षण संगठन कौन है? प्रथम, ठीक है। प्रथम के द्वारा क्या किया गया है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में, तो वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र में। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो उसका सर्वेक्षण से इसको जारी किया जा रहा है, ठीक है। कब से? 2005 से। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ने में और बुनियादी जो मैथमेटिक्स होता है उसको सॉल्व करने में सक्षम है, ठीक है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सिर्फ इस बात का आकलन करता है कि बच्चे स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में कितने जा रहे हैं, ठीक है, और कितने बच्चे जो आसान पाठ है उसको पढ़ पा रहे हैं और जो मैथमेटिक्स है बेसिक्स उसको लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो एनुअल स्टेटस ऑफ रिपोर्ट प्रथम के द्वारा जो क्या है, एक गैर सरकारी शिक्षण संगठन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है जो याद करने जैसी, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है इस बारी का, ठीक है।
अब इसके आंकड़े क्या रहे हैं 18 जनवरी 2022 वाले 2023 वाले के। इसमें अगर देखें रिपोर्ट में तो ग्रामीण भारत के 316 वर्ष की आयु वाले बच्चों को, ठीक है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है उसको सम्मिलित किया गया है रिपोर्ट में, ठीक है। 3 से लेके 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों का कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये इस रिपोर्ट में ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों के पढ़ने और गणित की जो मतलब सॉल्व करने की बुनियादी क्षमताएं हैं, उसके ऊपर इसने मतलब अपनी रिपोर्ट तैयार करी है। जो 5 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं, वो गणित का जो बुनियादी जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, 2 × 2 24 × समथिंग, उसके बाद 16 वर्ष की आयु वालों के लिए अलग से मैथमेटिक्स की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसके ऊपर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच या फिर थॉट या फिर रिपोर्ट ये लोग तैयार करेंगे, ठीक है। हमने देख लिया 3 से 16 वर्ष, इन बच्चों का नामांकन देखेंगे। 5 से 16 वर्ष के बच्चों का मैथमेटिक्स प्लस, ठीक है, एज पर जैसे क्लास उनका मैथमेटिक्स क्षमता, ठीक है, और बुनियादी जो क्षमता है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर असर 2022 में देखा जाए तो 616 जिलों में कुल 1960 गाँवों को कवर किया था, ठीक है। 2022 की रिपोर्ट में 616 डिस्ट्रिक्ट के 19,060 गाँवों को, ठीक है, कितने 19,060 गाँवों को शामिल किया गया। अब 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के हित जो मतलब एनरोलमेंट रेट है वो देखा जाए। 6 से 14 वर्ष के जो आयु वाले बच्चे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से 5 से 16 था, तो यहाँ से 614 वर्ष की जो तो जिनका एनरोलमेंट रेट है वो 15 वर्षों से 95% ऊपर रही है, ठीक है। विगत 15 वर्षों से जो इस बारी 6 से 14 वर्ष से मतलब जो आयु वाले बच्चे हैं उनका जो एनरोलमेंट रेट है वो जैसे पिछले 15 वर्षों की बैकग्राउंड स्थिति देखें तो ये 95% उनसे ऊपर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने जैसी बात है, तो याद रखिएगा। अगर यह आंकड़ा देखा जाए 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें इनरोलमेंट की, ठीक है, जो 6 से 14 वर्षों का जो बच्चों का नामांकन होता है उनके जो दर में वृद्धि देखी गई है वो 2018 में 97.2 थी, अभी 2022 में 98.4 है। बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आगे बात करें 11 से 14 वर्ष के बच्चों का अगर अगर देखें, ठीक है, तो इसमें जो अनामांकित लड़कियों का संख्या देखा जाए तो उसमें गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है। अनामांकित लड़कियों का जो आंकड़ा है उसमें 2% का गिरावट दर्ज हुआ है। 2018 में 4.1% हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो ये 4% है, ठीक है। और सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, मतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में केवल 4% है जो गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। जैसे पहले क्या था, अनामांकित लड़कियों की संख्या, ठीक है, गिरकर 2% हुई है, मतलब इसमें वृद्धि हुआ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें 4% की ये वृद्धि देखी गई है कि मतलब इतने मतलब लड़कियां जो हैं वो इनरोल हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है, जो 2018 में 4.1% था, ठीक है। और ये 2022 में 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ये कितना है, 4% है, ठीक है। और याद रखिएगा अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें 2022 में तो 15 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें 7.9% जो लड़कियां हैं वो अनामांकित थी, ठीक है। अगर वर्ष 2018 में देखें तो ये 13.5 थी, मतलब यहाँ पे वृद्धि हुई है, नामांकन की वृद्धि हुई है, ठीक है। कितने 15 से 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, जो भी लड़कियां हैं 2022 का जो एसर का रिपोर्ट है उसमें 13.5 से 7.9 पे पहुंचा है। ये अनामांकित की बात हो रही है, ठीक है। अनामांकित मतलब जिनका एनरोलमेंट नहीं होता है वो पहले 13.5 थे, अब 7.9 केवल बचे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के लाइनें लिखी गई हैं। अगर हम 3 राज्यों की बात करें तो 15 से 16 वर्ष आयु की अगर बच्चों को बात करें तो उसमें जो अनामांकित लड़कियां हैं उनका अनुपात 10% से अधिक है। वो कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अनामांकित लड़कियों का जो अनुपात है वो 10% से अधिक है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अभी भी लड़कियों को उस हद तक, ठीक है, प्रमोट नहीं किया गया है, इनका इनरोलमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे क्या है, 10% से अधिक है। किनका? अनामांकित लड़कियों का, नामांकित नहीं, अनामांकित। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हाईएस्ट पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़। मतलब मध्य प्रदेश में अभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है गर्ल्स के इनरोलमेंट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए हम बात करेंगे हुबली जंक्शन के ऊपर। ठीक है, हुबली जंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। हेलो सैन मैम, फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहीं पे वीडियो को स्टॉप लगाया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए अभी तक हमने जो भी देखा है, एसआर का रिपोर्ट देख लिया, और उसके बाद इसमें हमने देख लिया उत्तर प्रदेश में जो 15 से 16 वर्ष की जो आयु की लड़कियां हैं, उनमें अभी देखा जाए जो रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं हुआ है, तो उसमें 15% लगभग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, और दूसरे स्थान पे है अभी, और फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारी बच्चियां हैं जो 15 से 16 वर्ष आयु की, जिनके में जैसे होता है ना अनामांकित लड़कियों का अनुपात, तो अभी भी 10% से अधिक है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले स्टेप पे, और अगले स्टेप पे हम देखेंगे हुबली जंक्शन, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गूगली है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आपको गोरखपुर का रेलवे स्टेशन का लेंथ वगैरह पता होगा, कितना था, 1336 कुछ किलोमीटर था। ठीक है, और ये जो हुबली वाला जंक्शन है ये 1507 मीटर लगभग है। ठीक है, और ये मीटर ही था, मैं किलोमीटर फालतू में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1507 मीटर के लेंथ का ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि यहाँ से गूगली क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। जैसे एक बारी पूछ लिया था उसके ऊपर, क्या, कास्केट के ऊपर, झरना के ऊपर। ठीक है, तो उस समय लड़के कंफ्यूज हुए थे और आयोग ने ही पूछा था, 2000 आई थिंक 18 का क्वेश्चन पेपर था, तो ऐसा ही परिवर्तन हुआ था उसमें, ऊपर नीचे वाली। तो यहाँ पे देखिए हुबली जंक्शन की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें कि इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो बताइए कहाँ पे है। जहाँ तक मुझे पता है ये साउथ इंडिया में है। ठीक है, और इसमें देखिए अगर हम बात करें कि श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, ठीक है, तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर हुबली जंक्शन का नाम पड़ा है, और इसको एस हुबली जंक्शन के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है। ठीक है, और 2015 में क्या हुआ, हुबली जंक्शन का नाम बदलकर, ठीक है, एस हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन क्या कर दिया गया। ठीक है, हुबली जंक्शन कर दिया केवल। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी, जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। वेट अ व्हाइल, जस्ट वेट, व्हाट इज़ दिस, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें 2020 में, तो इसका नाम फिर से क्या कर दिया गया। देखिए 2015 में तो हुबली जंक्शन किया गया, उसके बाद इसका नाम फिर से बदल के एस हुबली जंक्शन किया गया। ठीक है, और अगर हम देखें ये दक्षिण पश्चिम रेलवे में आती है, और हुबली रेलवे मंडल का अगर हिस्सा है, और ये धारवाड़ कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये उपस्थित है हुबली। ठीक है, अब इसमें जो याद करने वाली बात है वो 13 जनवरी 2023 को क्या हुआ, गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम आया। क्यों? क्योंकि इसने किसको रिप्लेस किया, गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन की बात करें, रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो वो 1336 समथिंग मीटर था, और इसकी लंबाई 1507 मीटर की है लगभग। ठीक है, और इसका इनाग्रेशन अभी हाल फिलहाल में 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा ही जाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। और इससे पहले देखिए 1366 है, सॉरी मैं 36 बोल रहा था, 1366.33 किलोमीटर का मीटर का लेंथ था किसका, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। अब ये दूसरे स्थान पे चला गया है, और पहले पे आ गया कौन, हुबली जंक्शन। ठीक है, कहाँ पे है, धारवाड़ कर्नाटका। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ रेलवे स्टेशन है, उनकी स्थिति है और स्थान है। अब यहाँ पे देखिए हुबली 1507 मीटर के साथ फर्स्ट पे है, उसके बाद 1366.33 पॉइंट के साथ यानी मीटर के साथ उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन दूसरे पे है,
कोल्लम जंक्शन जो केरल का है, इसकी लेंथ 1180.5 मीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद खड़गपुर जंक्शन आ जाता है चौथे पे। कहाँ का है? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल का। वो भी कितना है? 1072.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद स्टेट स्ट्रीट अगर हम बात करें सबवे, तो स्टेट स्ट्रीट सबवे कहाँ का है? शिकागो, अमेरिका। इसकी लगभग लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर 67 मीटर, ठीक है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। हुबली पहले पे हो गई है, गोरखपुर का स्थान दूसरा है, कोल्लम तीसरे पे है और खड़गपुर जंक्शन का स्थान चौथे पे है, जो वेस्ट बंगाल से संबंध रखता है। और उसके बाद शिकागो का है, अमेरिका का, जो इसको स्टेट क्या बोलते हैं? सबवे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 5G तकनीकी के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे स्कीमों से पूछा जाता है। तो विदिशा क्या बनी है? 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है। विदिशा कहाँ से संबंध रखता है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब हम 5G तकनीकी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके पहले एक स्कीम आई थी, क्या स्कीम का नाम था? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। और उसके अंतर्गत 112 मतलब जो सर्वाधिक अल्प विकसित डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे, उनको रखा गया था, ठीक है। और उनको तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है, 112 में जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो हैं केवल कितने? 8, ठीक है। और उन 8 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन है? बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे आप बीबी आपको दिख रहा है, उसके बाद सीसी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या देखना है? एफ देखना है। उसके बाद ट्रिपल एस देखना है, ठीक है। तो बीबी, सीसी, एफ, ट्रिपल एस। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। अगर इतना याद है कि बी, सी, उसके बाद आता है एफ, उसके बाद एस, ठीक है। तो अब बीबी स्टैंड फॉर व्हाट? बहराइच और बलरामपुर। सीसी चंदौली और चित्रकूट, ठीक है। एफ हो गया फतेहपुर। उसके बाद ट्रिपल एस की बात करें तो सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और उसके बाद सोनभद्र। इन डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये काउंट होती हैं और इनमें जो त्वरित रूपांतरण की आवश्यकता है डेवलपमेंट के लिए, तो इनको सिलेक्ट किया गया है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट बात है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए 13 जनवरी 2023 को क्या हुआ? 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा क्या हुआ? प्रस्तावित एक 5G उपयोग मामलों में, ठीक है, इनोवेशन 5G यूजेस केसेस के मामले में ज़मीनी स्तर पर तैनात करने वाली भारत की पहली आकांक्षी जिला बनी है विदिशा, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी से लैस डिस्ट्रिक्ट है कौन? विदिशा, मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए वही बात कही गई है, मध्य प्रदेश यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब विदिशा जिले में स्टार्टअप्स द्वारा क्या किया गया? C.DOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमैटिक्स के मतलब इसकी सहयोग से लागू किए गए कुछ 5G और क्या है? 5G IoT, ठीक है। अब IoT स्टैंड फॉर व्हाट आप बताइएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। 5th जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग मामले में, ठीक है, एक स्कीम है स्टार्टअप्स, ठीक है। तो इसको यूज किया गया है और उसमें देखिए क्या क्या ऐड किया गया है उसको देखिए। इसमें 5G तकनीकी से लैस होने के लिए इसमें सुपर क्यूटिकल्स को ऐड किया गया है, जो 5G 4G द्वारा समर्थित है, और एक हेल्थ कियोस्क है, ठीक है। क्या है? स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, क्या? सुपर क्यूटिकल्स, जिसमें 5G 4G टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। उसके बाद हम एम्बूपॉड की बात करें तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये क्या किससे रिलेटेड है एम्बूपॉड, ठीक है। तो वहाँ पे डिवाइस से अलग अलग प्रकार से देगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के लिए 5G 4G संबंधित एक ऑटो एम्बुलेंस है, ठीक है। ऑटो एम्बुलेंस है एम्बूपॉड, ठीक है। उसके बाद लाजी आई की बात करें तो मोतियाबिंद यानी कि कैटारेक्ट रोगी की त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए एक स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। लाजी आई क्या है? मोतियाबिंद रोग को त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लाजी आई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या आगे बात करते हैं एक्सियो 5, ठीक है।
अब एक्सियोफाई क्या है? फेफड़े और मस्तिष्क स्कैन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या यूज किया जाता है बताइए? सीटी और एक्सरे इत्यादि का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या होगा? ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन ये यूज़ करेगा एक्सियोफाई, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, फेफड़े एवं मस्तिष्क स्कैन के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन यूज़ करेगा, ठीक है। कौन? एक्सियोफाई। ये क्या है? एक विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है। एक्सियोफाई क्या है? एक फेफड़े एवं मस्तिष्क स्कैन के लिए AR VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है। लॉजियाई क्या है? ये भी एक प्रकार का मोतियाबिंद स्क्रीन मतलब स्क्रीन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें टेक XR, तो टेक से आप एजुकेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी नई, अगर हम इसमें बात करें नवाचार शिक्षण विधियों के लिए, तो AR VR 3D इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और ये क्या है? एक एक्सपीरियंस किट है, ठीक है। अब इसमें बच्चों को वर्चुअल रियलिटी के तहत, ठीक है, सेब गिर रहा है, अदरवाइज और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पढ़ते वक्त इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो टेक XR में क्या है? नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट है ये, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए। और होप कि आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना। और सेशन पे जैसा फीडबैक आएगा उसी हिसाब से आगे के लेक्चर्स आएंगे। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।